दोस्तों, मैं रितेश राज। मैं एसएससी जेई 2024 में ऑल इंडिया रैंक 18 लेकर आया हूँ। एंड मैंने आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें मैं अपने 2024 का जो एसएससी जेई सीबीटी 1 का जो पेपर था उसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। एंड आपको इस वीडियो से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि मेरा एग्ज़ाम में सोचने का टेम्परामेंट क्या था, मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करता था। सो इन सारे चीज़ों से आपको बेनिफिट मिलेगी आपके प्रिपरेशन जर्नी में। एंड इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूँगा अपने हिसाब से, तो आपको कुछ एडिशनल पॉइंट पता चलेगा। ठीक है, सो लेट्स कम टू द वीडियो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 71। इस क्वेश्चन में डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर इज़ यूज टू। देखो, डैम्पर वाइंडिंग पहले क्या होता है मैं ये समझा देता हूँ। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग जो होता है आपका, ये हमेशा सैलिएंट पोल मोटर में होता है। सैलिएंट पोल सिंक्रोनस, ठीक है, सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन में होता है। सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन कैसा होता है? जैसे देखो, एक तो होता है, ये होता है सिलेंड्रिकल रोटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप रोटर, सिलेंड्रिकल टाइप मोटर रोटर। ठीक है, और दूसरा जो रोटर होता है वो होता है सैलिएंट पोल। सैलिएंट पोल मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ कैसा दिखता है वो। ये आपका उसका ढांचा हो गया। ये मानकर चलो, ये आपका पोल जो है इस तरीके से निकला रहता है। ऐसा होता है सैलिएंट पोल। ठीक है, तो इसमें हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग एक तरीके से आपका जो है ये कनेक्ट कर देता है यहाँ से यहाँ तक। एंड यहाँ पे आपका जो शॉर्टेड, जैसे इंडक्शन मोटर्स में जो एंडरिंग होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, वैसे ही डैम्पर वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये जो डैम्पर वाइंडिंग का जो फ़ायदा है, मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ कि मोटर और जनरेटर में क्या फ़ायदा इसका रहता है। सबसे पहला, मोटर में डैम्पर वाइंडिंग जो है मोटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा जो है हंटिंग से प्रिवेंट करता है। हंटिंग क्या होता है? ऑक्सीलेशन। जो मोटर मानकर चलो चल रहा है, रोटर जो है आपका चल रहा है, चलते चलते इसमें वाइब्रेशन आता है एंड उसके लोड, अगर आप मानकर चलो लोड इसमें बढ़ाते हो। ठीक है, सो अचानक से लोड बढ़ाने या डिस्टरबेंस की वजह से इसमें होता क्या है कि ऑक्सीलेशन आ जाता है रोटर में। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हंटिंग। ये हंट मतलब कि मैग्नेट सिंक्रोनस स्पीड से जो रोटर चल रहा था एनएस स्पीड से, उससे हल्का सा पीछे आ जाता है, हल्का सा स्पीड इसका पीछे आ जाता है, जिसकी वजह से ये सिंक्रोनस स्पीड को हंट करना, मतलब कि वापस से कैच करना शुरू करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग हंटिंग बोलते हैं। ठीक है, सो दूसरा चीज़ हंटिंग से प्रिवेंट करता है, हंटिंग प्रिवेंशन। अब मैं जनरेटर की बात कर लूँ। ठीक है, तो जनरेटर में जो डैम्पर वाइंडिंग का यूज रहता है, ठीक है, वो जनरेटर को पहले ये एज ए इंडक्शन मोटर रन करवाता है। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग जो है एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट करवा देता है जनरेटर को। नहीं नहीं, ये मोटर का मैंने बता दिया। मोटर में क्या करता है कि पहले एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट करवा देता है, एज एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट करवा देता है रोटर को। एंड उसके बाद फिर जो है आप एक मानकर चलो एन आर स्पीड पे आ जाता है, जो कि एन एस से थोड़ा सा कम रहता है स्पीड इसका। इस स्पीड पे आने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं और ये जो है आपका एन आर वो एन एस को कैच कर लेता है। ठीक है, तो ये रहता है मोटर के केस में केस। अब मैं आता हूँ जनरेटर के केस में क्या रहता है। जनरेटर के केस में भी अगर आपका लोड में फ्लक्चुएशन होता है तो उसके वजह से आपका हंटिंग ऑकर होता है, उस हंटिंग को प्रिवेंट करता है जनरेटर में। ठीक है, एंड उसके अलावा जो इसका एक और यूज है जनरेटर में, वो है आपका ये बैलेंस्ड कंडीशन, मतलब बैलेंस रखता है जनरेटर को। ठीक है, बैलेंस रखने का मतलब है कि आपका जो भी अनबैलेंस्ड लोड कंडीशन है उसमें भी आपका ये बैलेंस रखता है। ठीक है, सो चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। पहला ऑप्शन है इस पे, प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ हंटिंग। सही बात। मेक सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग, बिल्कुल सही बात। रिड्यूस द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर, बिल्कुल गलत। प्रोवाइड कांस्टेंट सिंक्रोनस मोटर टॉर्क, बिल्कुल गलत।
सो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ए एंड बी है। आंसर भी एसएससी ने भी इसी दिया था एंड मैंने भी इसे ही चूज किया था। सो लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन। What question number 22, which of the following statements are true regarding parts of a transformer? ठीक है, आपको ट्रांसफार्मर का जो बेसिक्स था वो प्रशांत दुबे सर ने बताया था। ठीक है, उस लेक्चर को अगर आप नहीं देखे होगे तो देख लेना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो। एंड प्रशांत सर का खासियत है कि वो जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, मेरे से ज़्यादा थ्योरी उनका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। सो पहला ऑप्शन जो है इसमें, द थिकनेस ऑफ लैमिनेशन वेरीज फ्रॉम 0.35 mm टू 0.5 mm, बिल्कुल सही। मटेरियल यूज्ड फॉर ब्रीदर, ब्रीदर यानी कि ये सिलिका जेल बोलना चाह रहा होगा। ठीक है, सिलिका जेल को ब्रीदर बोलना चाह रहा है। ब्लू इन कलर व्हेन इट इज़ डैम्प, देखो डैम्प मतलब होता है गीला। ठीक है, डैम्प मतलब होता है गीला, गीला होता है इसका मतलब। ठीक है, तो जब सिलिका जेल गीला रहता है तब ये पिंक कलर का रहता है। ठीक है, पिंक कलर का रहता है जब ये गीला रहता है, और जब ड्राई रहता है तो ड्राई में ये होता है ब्लू। ठीक है, सो एंड वाइट इज पिंक व्हेन ड्राई, ये उल्टा लिख दिया है स्टेटमेंट, तो ये गलत स्टेटमेंट है। फॉर कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज द आउटपुट वोल्टेज कैन बी वेरिड ओवर अ स्मॉल रेंज बाय प्रोवाइडिंग फ्यू टैपिंग्स। देखो टैपिंग्स जो है हमेशा हम लोग एचबी साइड में देते हैं। एंड ये लिखा है कि अगर आपका इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट है तो आप आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर सकते हो अप टू सम रेंज। ठीक है, वो जो रेंज छोटा ही रहता है टैपिंग के हेल्प से। तो ये बिल्कुल सही है, आप टैपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर टॉपिक में पढ़ोगे, ये किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 बोथ आर करेक्ट, दिस एंड दिस। सो ये ऑप्शन 3 सही था एंड मैंने भी इसे ही चूज़ किया था एग्ज़ाम के टाइम में। लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, अ लैम्प ऑफ 80 वाट विथ एफिशिएंसी 80%। ठीक है, एफिशिएंसी आपका है 80%। इसमें दिया है आपका 80 वाट का वाटेज जो है आपका वो दिया हुआ है 80। ठीक है, एफिशिएंसी जो है आपका लुमिनस एफिशिएंसी है, लुमिनस एफिशिएंसी होता है, और ये यूनिट भी दे दिया है आपका। ठीक है, वाट बाई सीपी, सीपी हम लोग बोल देते हैं आई को। ठीक है, आई का इलू मतलब लुमिनस इंटेंसिटी का जो ये वैल्यू रहता है, ऐसा यूनिट होता है, उसको हम लोग सीपी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, सो इससे हम लोग को सीपी, देखो वाटेज आपको दिया हुआ है एंड इफ़िशेंसी दिया हुआ है, तो सीपी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो सीपी कितना है वो कैलकुलेट करते हैं। वाट बाई एफिशिएंसी, वाट कितना है भाई 80 है एंड एफिशिएंसी है 0.80, मैं ऊपर डालूंगा तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, यानी कि आई का जो वैल्यू आया वो आया 100 सीपी, सीपी यानी कि कैंडल पावर। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। द इल्यूमिनेशन एट अ पॉइंट ऑन अ वर्किंग प्लेन डायरेक्टली बिलो द लैम्प इज़ 25 लुमेन। अब देखो ये एक लैम्प है, इसके जस्ट नीचे, ठीक है, जस्ट नीचे, एंगल पे नहीं दिया, एंगल पे देता तो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ जो है आपका कॉस थीटा, ये जो थीटा है इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं। आपको फाइंड करना है यहाँ पे डायरेक्टली बेलो, तो डायरेक्टली बेलो पे क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, जो भी लाइट है सीधा फॉल करेगा इस पर। ठीक है, सो डायरेक्टली बेलो पे फाइंड करना है हम लोगों को। सो लेट्स कम अप्रोच द क्वेश्चन। यहाँ देखो आप, ये सरफेस है, अगर इसमें लैम्बर्ट कोसाइन लॉ मैं अगर अप्लाई करूँगा तो ये आपका इंसिडेंट लाइट का एंगल हो जाएगा, और यही एंगल आपका सरफेस का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो जीरो बनेगा। ठीक है, 0 डिग्री बनेगा, यानी कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, सो लेट्स कम टू द फॉर्मूला। ई का जो फॉर्मूला होता है इल्यूमिनेशन में आपने पढ़ा होगा, I/R²। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 0 है तो 1 हो गया ये टोटली। आई आपने फाइंड किया 100, आर आपको फाइंड करना है, डिटरमाइन द हाइट लैम्प। ठीक है, आर आपको फाइंड करना है एंड इल्यूमिनेशन जो है आपका वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ इल्यूमिनेशन जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 25 लूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 R² = 4, मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, आर का जो वैल्यू आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है, सो आंसर इज़ 2 मीटर, इट इज़ करेक्ट, मैंने भी इसे ही चूज़ किया था। लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन।
In terms of heating effect of electrical appliances, what is the percentage of chromium in the stainless steel coils used in space heater? देखो यार, ये मैकेनिकल या मेटलर्जी का क्वेश्चन है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है, एंड ये वाला ना रट्टू टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे आप याद कर लो कि क्रोमियम का जो परसेंटेज रहता है स्टेनलेस स्टील में, वो ऐसा स्टेनलेस स्टील जिसको हम लोग स्पेस हीटर में यूज करते हैं, वो 13 to 26% रहता है, ठीक है। ये मुझे नहीं याद था तो मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था, ठीक है। एंड ये चीज़ याद कर लो, क्या पता अगले एसएससी या इस बार के एसएससी में ये लोग दोबारा इस क्वेश्चन को पूछ लें, तो कुछ कह नहीं सकते। एंड अपना जो आपका कॉपी है उसमें भी इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इन अ ड्राइव सिस्टम विच रिक्वायर्स अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ड्राइव सिस्टम कुछ भी नहीं रहता है, जो मोटर रहता है, मोटर और जो भी आपका एंड एप्लीकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव सिस्टम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक मोटर इज मोर सुटेबल, विच ऑफ द हाई स्टार्टिंग टॉर्क। हाई स्टार्टिंग टॉर्क में डीसी सीरीज सबसे पहला आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। सो डीसी क्यूमुलेटिव, सिंक्रोनस, डीसी सीरीज। डीसी सीरीज देखो दिया हुआ है, डीसी सीरीज को हम लोग यूज करते हैं ट्रैक्शन में भी, ट्रैक्शन कंट्रोल में हम लोग यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर का। एंड यहाँ पे भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क था तो डीसी सीरीज के ही साथ जाओ, मैंने भी इसे ही चूज किया था। सो लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 76, द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू एन एसी सीरीज सर्किट इज गिवन बाई। अब देखो एवरेज पावर क्या होता है, वी आई कॉस फाइव, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब अगर मानकर चलो इसी को मैं पीक के फॉर्म में लिखूंगा तो वी एम आई एम बाई 2 कॉस फाइव, ठीक है, ये आपका आर एम एस है, ठीक है। अब आता हूँ मैं ऑप्शन मिलाने, आई मैक्स वी मैक्स साइन थीटा, बिल्कुल गलत, जीरो तो बिल्कुल ही नहीं होगा। एंड आई मैक्स इंटू वी मैक्स, यहाँ पे देखो आई मैक्स वी मैक्स के फॉर्म में लिखोगे तो इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये भी गलत। ये देखो ये एक एडिशनल आई है, ठीक है, और इधर मैं देखूँ तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा, इस वाले से मैच कर रहा है, इस वाले से मैच कर रहा है ये, ठीक है। सो ये आपका एडिशनल आई था, तो मैंने रिस्क लिया था इस क्वेश्चन में कि सब मुझे इन तीनों ऑप्शन में तो मैं कंफर्म था कि इन तीनों में से कोई नहीं होगा, एंड ये वाला ऑप्शन भी मुझे थोड़ा गलत ही लग रहा था, ठीक है, लेकिन मैं रिस्क लिया, मैंने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया, एंड एसएससी ने भी इसे सही माना। मे भी हो सकता है रिवाइज आंसर की में ये इस क्वेश्चन पे इन्होंने मार्क्स टू ऑल कर दिया होगा, तो उस पर मैं श्योर नहीं हूँ। सो ये ऑप्शन मैंने चूज किया है, एंड आप भी ट्राई किया करो कि जो भी ऑप्शन आपको ज़्यादा करेक्ट लगेगा उस ऑप्शन के साथ आप लोग जाओ, ठीक है। सो लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। मैं पहले भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिक्र कर रहा था इसका, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। अब देखो इल्यूमिनेशन के दो लॉ होते हैं, एक होता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, एक होता है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, ठीक है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ ये होता है आपका इल्यूमिनेशन इक्वल टू लुमिनस इंटेंसिटी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर जो होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड सोर्स, इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया अभी थोड़ी देर पहले। इल्यूमिनेशन का जो यूनिट होता है वो होता है लक्स, लक्स या फिर इसको कह सकते हैं लूमेन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ में बस एक कॉस का टर्म आ जाता है, बाकी सारा फॉर्मूला जो इसी प्रकार से रहता है। ये जो कॉस फाई का जो टर्म आता है, इसमें जो फाई रहता है आपका, वो फाई होता है एंगल बिटवीन फ्लक्स एंड नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ जो है वो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इट्स स्पीड इन अ मीडियम, बिल्कुल गलत, वेवलेंथ का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, इल्यूमिनेशन का मुद्दा है। इल्यूमिनेशन एंड डिस्टेंस ऑफ लाइट इट ट्रेवल्स, डिस्टेंस ऑफ लाइट इट ट्रेवल्स का भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इल्यूमिनेशन एंड द एंगल ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन अ सरफेस, अब सरफेस यानी कि एरिया, ठीक है, यहाँ पे देखो। सो ये वाला ऑप्शन सही था। चलो इसके बाद वाला जो ऑप्शन है उसे भी मैं पढ़ लेता हूँ, टोटल ल्यूमेन ऑन द वर्क प्लेन एंड लूमेन इमिटेड बाय लैम्प। ये देखो ये
फाई का तो बिल्कुल ही नहीं मतलब हो सकता है, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ को ये नहीं मतलब क्या कहते हैं एक्सप्लेन करता है ये चीज़, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन नंबर 3 ही सही रहता, एंड मैंने भी इसे ही चूज़ किया था। सो लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन दोस्तों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, a DC source of EMF E volt and internal resistance R ohm is connected to a variable load and it is adjusted such that the load absorbs maximum power from the source। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपको लगेगा ये डीसी मशीन का है, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन नेटवर्क का है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में जो ये बोल रहा है उसे मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक डीसी सोर्स है, मशीन का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया, डीसी सोर्स का जिक्र किया है, तो जाहिर सी बात है नेटवर्क का ही है, मुझे लगा ये मशीन का था। एंड इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर है, ईएमएफ जो है ई है, एंड इसका जो लोड टर्मिनल है इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। उस रेजिस्टेंस का वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो आपको करंट फाइंड करना है, ठीक है, ऐसा कंडीशन पे जहाँ पे लोड जो है वो मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब कर रहा है सोर्स से। तो मैक्सिमम एमपीपीटी का क्या रूल था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, कि आर जो है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर रहेगा, एंड लोड ही वेरिएबल रहता है, सोर्स वेरिएबल नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर ये जो आर है आपका इसके बराबर हो जाता है तो करंट क्या हो जाएगा भाई, करंट हो जाएगा आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, दैट इज ई बाई 2r, ठीक है। सो ई बाई 2r, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, मैंने भी इसे ही चूज़ किया था। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 79। इफ़ द फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर, देखो पहले मैं फील्ड वाइंडिंग बना देता हूँ, ठीक है, एंड आर्मेचर वाइंडिंग बना देता हूँ मैं। आर्मेचर वाइंडिंग में हम लोग ईएमएफ को भी कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गया है, ठीक है, इसे ही मैं बोल देता हूँ ठीक आर्मेचर, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ईएमएफ और वाइंडिंग दोनों आ जाता है। ये दोनों अगर आपका पैरेलल में कनेक्ट हुआ है सप्लाई के साथ भी, ठीक है, ये सप्लाई यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देन दिस इज कॉल्ड ये फील्ड वाइंडिंग है और ये आर्मेचर वाइंडिंग है। तो ये देखो आपका शंट डीसी मोटर की तरह दिख रहा है, ठीक है। सो ये शंट मोटर ऑप्शन सही है। शॉर्ट शंट, सीरीज शंट और लॉन्ग शंट बिल्कुल नहीं होगा। इसका आप लोग एक बार डायग्राम देख लेना बाकी सारे मोटर का, एंड इसका शंट मोटर का डायग्राम है ये, ठीक है। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 80। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ 150 टन कॉइल increases at rate 0.08 वेबर पर सेकेंड, व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है। तो सीधा सा बात है एन डी फाई बाई डी टी जो है आपका वो होता है ईएमएफ, ठीक है, एज पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे का सेकेंड लॉ जो है वो आपका मैग्नीट्यूड देता है। सो एन क्या है 150 है, इंक्रीजेज है यानी कि ये प्लस रहेगा, एट रेट ऑफ 0.08 वेबर पर सेकेंड, ठीक है। तो 0.08 वेबर पर सेकेंड मैंने कर दिया है, यहाँ पे नीचे 100 हो जाएगा। 100 से अगर मैं इसे काटूँ तो ये 2 एंड 53 टाइम्स दैट इज़ ये 4, ये 12 वोल्ट है क्या आंसर, देखो 12 वोल्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। सो ठीक है गाइज, आज के वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 80 तक ही कवर करूँगा। कल मैं क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक सॉल्व कराऊँगा आपको, एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छे से एंड जोर शोर से चल रही है। काफ़ी ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा एग्ज़ाम को, एंड आप थोड़ा ये जो सीन बन रहा है एडुक्वेटी एंड टीसीएस एंड इन दोनों फर्म के बीच का, इस चक्कर में मत पड़ो आप लोग। अगर इस वजह से अगर एग्ज़ाम डिले होता है, ठीक है, देन आपके फ़ायदे में ही रहेगा, एंड आप लोग ट्राई करो कि सिलेबस को विद इन टाइम कंप्लीट करने का, ठीक है, विद इन टाइम कंप्लीट करो, एंड विद इन आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अक्टूबर में आप लोग इतने काबिल हो जाओ कि आप लोग एग्ज़ाम निकाल सको, ठीक है। फालतू के चक्करों में मत पड़ने जाओ। एडुक्विटी एंड टीसीएस वाले वो एग्ज़ाम होगा तो सबके लिए एक ही बराबर होगा, एंड
किसी के लिए कुछ अलग नहीं हो जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। सो आप प्रिपरेशन पे अपना ध्यान दो, एंड आज के वीडियो में मैं इतना ही, एंड कल मैं लेकर आता हूँ 81 to 90 का सॉल्यूशन, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू।